गुड इवनिंग दोस्तों। स्वागत है आपका प्रीलिम्स विद हिमांशु पर। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी इतिहास पीवाईक्यू की सीरीज चल रही है और उसी सीरीज के आज हम उसी सीरीज के तहत सातवीं अपनी पीवाईक्यू डिस्कशन करेंगे, जिसमें हम 2018 के आए हुए पीवाईक्यू का डिस्कस करेंगे इतिहास विषयों के। तो हम शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है कि उन्होंने मेजनी, गैरीबाल्डी, शिवाजी तथा श्री कृष्ण की जीवनी लिखी। वे अमेरिका में कुछ समय के लिए रहे तथा वे केंद्रीय सभा के भी सदस्य निर्वाचित हुए थे। तो वे कौन थे? तो इस प्रश्न को अगर हम देखें तो ये प्रश्न जब हम अपने इतिहास में पढ़ते हैं, पर्सनालिटीज को पढ़ते हैं, तो उनके बारे में विवरण रहता है। और ये प्रश्न, इस प्रश्न का उत्तर क्या है? लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय को हम शेरे पंजाब नाम से भी जानते हैं। इन्होंने स्वराज पार्टी के माध्यम से केंद्रीय विधान परिषद में स्थान प्राप्त किया था। और ये अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस, जिसे हम एटक के नाम से भी जानते हैं, उसके जिसका गठन 1920 में हुआ था, उसके ये प्रथम अध्यक्ष भी थे। ठीक है, तो इसका आंसर लाला लाजपत राय है। बाकी अरविंद घोष को हम जानते हैं अलीनगर षड्यंत्र केस के लिए। बिपिन चंद्र पाल और लाल बाल लाला लाजपत राय, इन तीनों को लाल बाल पाल कहा जाता था। ये तीनों अपनी एग्रेसिव आज़ादी की उसके लिए जाने जाते थे। ठीक है, गरम दल के सदस्य थे तीनों, लाल बाल पाल। ठीक है, और मोतीलाल नेहरू ये स्वराज पार्टी के संस्थापक थे। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है कि वुड डिस्पेच के बारे में निम्नलिखित कथन से कौन सा कथन सत्य है? तो ये पहला पूछ रहा है कि सहायता अनुदान व्यवस्था इन ग्रांट्स इन एड शुरू की गई, विश्वविद्यालयों की स्थापना की सिफारिश की गई। तीसरा कह रहा है शिक्षा के सभी स्तरों पर शिक्षण के माध्यम के रूप में अंग्रेजी की सिफारिश की गई। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर को हमको चुनना है। तो हम ये जानते हैं कि वुड डिस्पेच था, उसको हम क्या कहते थे? भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा। और भारत में शिक्षा के विकास से संबंधित यह पहला विस्तृत प्रस्ताव था। और इस प्रस्ताव में गांव में देसी भाषा में प्राथमिक पाठशालाओं की स्थापना की बात की गई थी तथा जिला स्तर पर आंग्ल देशी भाषाएं शिक्षा की बात की गई थी। ठीक है, अब ये जैसे इसमें देखिए तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि शिक्षा के सभी स्तरों पर अंग्रेजी शिक्षण, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि इसने अपने उसमें बोला था कि प्राथमिक पाठशालाएं देसी भाषा में होनी चाहिए। ठीक है, और ये पहला कह रहा है कि सहायता अनुदान की व्यवस्था शुरू की गई, सही बात है। और विश्वविद्यालयों की स्थापना की सिफारिश की गई, क्योंकि ये कह रहे हैं कि लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पर 3 प्रेसिडेंसी कॉलेज खोले जाएं जिनका कार्य डिग्रियां उपलब्ध कराना हो। ठीक है, तो अगर हम ऐसे देखें तो हम अगर तीसरे ऑप्शन को ही काट देंगे तो हम अपने उत्तर तक पहुंच जाएंगे, क्योंकि ये और ये और ये एक निगेटिव कट जाएगा, तो आंसर 1 और 2 सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित युग्मों में पर विचार कीजिए। वो कह रहा है कि चाप चारकुट त्योहार मिजोरम में होता है, होंग जाम परवा गाथा गीत मणिपुर में, थांग टा नृत्य सिक्किम में। तो ये कल्चर से क्वेश्चन है, और हम कल्चर जब पढ़ेंगे तो हम उसमें ये पढ़ेंगे कि थांगटा नृत्य जो सिक्किम से नहीं था, बल्कि ये कहाँ से था? ये था मणिपुर से। कहाँ से? मणिपुर से था। और मणिपुर की मेतेई जनजाति द्वारा इसका अभ्यास किया जाता है। यानी ये थांगटा जो पर्व है मणिपुर की मेतेई जनजाति मनाती है। तो जैसे तीसरा इसमें ये हमारे 2 विकल्प कट जाएंगे, और जैसे 1 और 2, लेकिन ये दूसरा भी सही है। ठीक है, तो इसका आंसर बी है। ठीक है, क्योंकि चाप चाप चप चार कुट त्योहार मिजोरम में और खोंगजाम परवा मणिपुर में आयोजन होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है कि सुप्रसिद्ध चित्र बणी ठनी किस शैली का है? तो बणी ठनी को हम भारत की मोनालिसा भी बोलते हैं, और इसको चित्रित किया था निहाल चंद द्वारा। निहाल चंद ने इसको चित्रित किया था, और इसकी जो शैली है वो किशनगढ़ शैली है। ये किशनगढ़ शैली में बना हुआ चित्र है। ये अगेन संस्कृत से पूछा गया है, और ये देखिए बणी ठनी है। ठीक है, तो इस तरीके से अगला प्रश्न है हमारा कि भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन है
कि त्यागराज की अधिकांश कृतियां भगवान श्री कृष्ण की स्तुति के भक्ति गीत हैं। दूसरा कह रहा है कि त्यागराज ने अनेक रागों की रचना की है, निसर्जन किया है। तीसरा कह रहा है अन्नमाचार्य और त्यागराज समकालीन है। चौथा कह रहा है अन्नमाचार्य कीर्तन भगवान वेंकटेश्वर की स्तुति के भक्ति गीत हैं। अब जैसे हमने कल भी डिस्कस किया था, आज मैं फिर कह रहा हूँ कि यूपीएससी जब भी समकालीन वाले प्रश्न देता है तो वो मैक्सिमम टाइम गलत ही होते हैं। और देखिए इसमें भी ये समकालीन की बात करता है। अगर हम अपना 3 ऑप्शन काट दें तो देखिए 3 के काटने से ही हम अपने उत्तर तक पहुंच जाएंगे। ये और ये हमारा आंसर क्या हो गया, 2 और 4 हो गया। ठीक है। अब देखिए त्यागराज जो थे वो श्री कृष्ण की स्तुति नहीं करते थे, वो भगवान राम की स्तुति करते थे। ठीक है। ठीक है। और दूसरा तो सही हो गया क्योंकि इन्होंने अनेक रागों की रचना की। और अन्नमाचार्य त्यागराज समकालीन नहीं थे क्योंकि अन्नमाचार्य थे 15वीं शताब्दी में और त्यागराज थे 18वीं शताब्दी के आसपास। ठीक है। तो ये हमारा गलत हो गया। त्यागराज जो थे ना वो कर्नाटक संगीत के त्रिमूर्ति का भी हिस्सा थे। ये क्योंकि कर्नाटक जो संगीत है इसमें 3 मतलब सदस्य हैं कह सकते हैं, मुथुस्वामी, श्याम शास्त्री और त्यागराज। तो इसका आंसर हमने देख लिया, आंसर क्या है, बी है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि शांताल विद्रोह के शांत हो जाने के बाद औपनिवेशिक शासन द्वारा कौन सा या से उपाय किए गए। तो पहला कह रहा है कि सांथाल परगना नामक राज्य क्षेत्रों का सृजन किया गया। दूसरा कह रहा है कि किसी सांथाल का गैर सांथाल को भूमि अंतरण करना गैर कानूनी हो गया। तो हम पढ़ते ही हैं कि जो सांथाल विद्रोह है वो सिद्धू और कान्हू के नेतृत्व में सिद्धू और कान्हू के नेतृत्व में 1855 से 56 के बीच हुआ था। कहाँ हुआ था, बिहार के भागलपुर और राजमहल जिलों में। क्यों हुआ था, क्योंकि वो दीकुओं, ये दीकू मतलब बाहरी लोगों का मतलब विद्रोह विरोध कर रहे थे सीधे से। ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि वो उनकी भूमि का मतलब कब्जा करना, बाहरी लोगों का उनकी संस्कृति में छेड़छाड़ करना, इसी का विरोध कर रहे थे। तब जब ये विद्रोह समाप्त हुआ तो अंग्रेज सरकार ने इन दोनों को, ये दोनों जो विषय थे कि सांथाल परगना का नाम दिया और गैर सांथाल को भूमि अंतरण पर कानूनी रोक लगा दी। ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया, सी हो गया। ठीक है। अगला प्रश्न है कि आर्थिक तौर पर 19वीं शताब्दी में भारत पर अंग्रेजी शासन का एक परिणाम था। क्या परिणाम था, तो बोल रहा है कि जैसे भारतीय हस्तशिल्पों के निर्यात में वृद्धि हुई। हमने पढ़ा है कि अंग्रेजों के आने से हमारा हस्तशिल्प पूरी तरीके से हम लोग खत्म हो गया। बंगाल में अकाल भी पड़ा, तो ये तो हो ही नहीं सकता। दूसरा कह रहा है कि भारतीयों के स्वामित्व वाले कारखानों की संख्या में वृद्धि हुई। ये भी नहीं था क्योंकि भारतीय उतने पूंजी संपन्न नहीं थे कि उनके कारखानों में वृद्धि होगी, और ना ही अंग्रेज सरकार उनको इतनी सहूलियत दे रही थी कि वो अपने कारखाने स्थापित करें। तीसरा कह रहा है कि नगरीय जनसंख्या में वृद्धि हुई। ये भी गलत है। ठीक है। तो ऑप्शन क्या सही है, सी सही है कि भारतीय कृषि का वाणिज्यीकरण हुआ। ठीक है। क्योंकि इससे पहले जो भारतीय कृषि थी वो जीवन यापन का माध्यम हुआ करती थी, लेकिन अंग्रेजों के बाद ये कृषि वाणिज्यीकरण हो गया क्योंकि भारतीय कृषि उत्पादों का निर्यात किया जाता था विदेशों में। ठीक है। तो भारतीय कृषि क्या हो गई, वाणिज्यीकरण हो गया भारतीय कृषि का। अगला प्रश्न है कि शिल्प और किस राज्य की परंपरा। पुथुक्किली साल तमिलनाडु, सुजानी कढ़ाई महाराष्ट्र, उपड्डा जमदानी साड़ी कर्नाटक। तो ये अगेन कल्चर से ही प्रश्न है। और हमने पढ़ा है कि सुजानी कढ़ाई जो है महाराष्ट्र में नहीं बल्कि बिहार में। ठीक है। बिहार में होती है। और जामदानी कर्नाटका में नहीं बल्कि आंध्र प्रदेश में। ठीक है। तो पहला हमारा सही है, पुथुक्किली साल तमिलनाडु में। इसका आंसर ए सही है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न कह रहा है कि 18वीं शताब्दी के मध्य इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा बंगाल से निर्यातित प्रमुख अन्य पदार्थ क्या थे। तो देखिए इस प्रश्न में हम लॉजिक लगाएं। ठीक है, वर्तमान को ध्यान में रख के। तो पहला कह रहा है अपरिष्कृत कपास और तिलहन। हमको पता है तिलहन बंगाल में नहीं होता उतना। ठीक है। दूसरा कह रहा है चीनी नमक जस्ता। जस्ता नहीं होता, जस्ता राजस्थान एरिया में होता है। तीसरा कह रहा है तांबा चांदी। ये भी नहीं होता है। तो हमारा अपना ऑप्शन डी सही हो गया। कपास, रेशम, सोरा और अफीम ये उत्पादन यहाँ होते हैं। ठीक है। तो हम अपने भूगोल का भी, वर्तमान भूगोल का भी प्रयोग कर उत्तर तक पहुंच सकते हैं। अगला प्रश्न है हमारा चंपारण कि निम्नलिखित में से कौन सा एक चंपारण सत्याग्रह
का अति महत्वपूर्ण पहलू है। तो पहला कह रहा है राष्ट्रीय आंदोलन में अखिल भारतीय स्तर पर अधिवक्ताओं, विद्यार्थियों और महिलाओं की सक्रिय भागी सहभागिता। तो ये अखिल भारतीय आंदोलन नहीं था, ना इसमें सहभागिता थी। हाँ, लोग जुड़े थे, काफ़ी नए लोग जुड़े थे बिहार में, जैसे राजेंद्र प्रसाद हैं, इस तरीके के लोग, लेकिन ये अखिल भारतीय नहीं था। दूसरा कह रहा है कि राष्ट्रीय आंदोलन में भारत के दलित और आदिवासी समुदायों की सक्रिय भागीदारी थी। तो ये कृषक आंदोलन था, ना कि दलित आंदोलन, तो ऐसा भी इसमें कुछ नहीं था। चौथा ऑप्शन देखिए, रोपण फसलों का वाणिज्यीकरण तथा फसलों की खेती में भारी गिरावट, ऐसा भी कुछ नहीं था। आंसर इसका सी है। ठीक है, कि भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में किसान असंतोष सम्मिलित होना। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा है कि तिनकठिया पद्धति यानी 3/20 भाग यानी टोटल भूमि का 15% पर नील की खेती करना कंपलसरी था, और किसान जो थे वो इसका विरोध कर रहे थे। तो 1917 में गांधी जी ने चंपारण में सत्याग्रह, मतलब जो उन्होंने किसानों की आवाज़ उठाई, उसे चंपारण सत्याग्रह कहा जाता है। क्योंकि गांधी जी 1916 में लखनऊ में कांग्रेस अधिवेशन में रामचंद्र शुक्ल से मिले, वो राजकुमार शुक्ल से मिले, और उन्होंने इनको आग्रह किया, तो वो चंपारण आए थे। तो ये चंपारण सत्याग्रह हुआ था। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन 1948 में स्थापित हिंदू मजदूर सभा के संस्थापक थे? तो इस तरीके के प्रश्न फैक्चुअल हैं, और ये मतलब हम जब हमेशा ऐसा यूपीएससी एक आध प्रश्न पूछ ही लेता है कि किसी पार्टी की स्थापना या कुछ ऐसा, तो उसी से जुड़ा ये प्रश्न है। इसका आंसर डी है, अशोक मेहता, टी एस रामानुजम और जी जी मेहता। तो इन लोगों ने 1948 में हावड़ा में इसकी स्थापना की थी, हिंदू मजदूर सभा की। ठीक है, तो इसका आंसर डी है। अगला प्रश्न है कि भारत के धार्मिक प्रथाओं के संदर्भ में स्थानकवासी संप्रदाय का संबंध किससे है? तो इस प्रश्न के अगर हम शब्द को देखें, स्थानकवासी यानी एक स्थान पर रहने वाला, स्थानकवासी, तो हमको ये पता है कि काफ़ी पहले मतलब मगध में अकाल पड़ा, और अकाल पड़ने से क्या हुआ कि जैन धर्म दो भागों में, श्वेतांबर और दिगंबर में टूट गया। दिगंबर वो जिन्होंने जो पुरानी पद्धति थी यानी वस्त्रों को ना पहनना, ठीक है, उसको जारी रखा, और श्वेतांबर वो जिन्होंने अपने ऊपर सफ़ेद वस्त्रों को धारण किया, तो वो श्वेतांबर। तो जो श्वेतांबर थे वो मगध में ही बसे रहे, और उन्हीं को स्थानकवासी कहा जाता था। और दिगंबर क्या थे? वो चले गए थे श्रवणबेलगोला कर्नाटक में। ठीक है, तो स्थानकवासी जो अपने स्थान पर रहे वो कौन थे? जैन मत के श्वेतांबर थे। कौन थे? श्वेतांबर थे। तो ये आंसर है। ठीक है, स्थानकवासी यानी श्वेतांबर। इस प्रश्न को देखिए, इसमें कह रहे हैं कि भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फतेहपुर सीकरी स्थित बुलंद दरवाजा तथा खानका के निर्माण में सफेद संगमरमर का प्रयोग हुआ है। दूसरा कह रहा है कि लखनऊ में स्थित इमामबाड़ा और रूमी दरवाजा के निर्माण में लाल बलुआ पत्थर और संगमरमर का प्रयोग हुआ था। तो मैं पहले भी बोला है मैंने कि जब यूपीएससी डायरेक्ट बोलता है ना कि ये हुआ था, ये हुआ था, मतलब वो बोल रहा है कि नहीं ये हुआ था, यानी आप पे अपने विचारों को थोपना चाहता है, अपनी बात को मनवाना चाहता है। तो ऐसे प्रश्न हमेशा मैंने देखा है कि मैक्स टू मैक्स समय गलत ही होते हैं, और ये दोनों गलत हैं। ठीक है, ये दोनों गलत हैं। और अगर हम बात करें फतेहपुर सीकरी की, तो 1569 से 1584 तक अकबर की ये राजधानी रही, और बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में करवाया था। और लखनऊ का इमामबाड़ा आसफुद्दौला द्वारा 1784 में निर्मित है, जो चूने पत्थर का प्रयोग हुआ है। तो इसका आंसर क्या हुआ? डी हुआ। क्या हुआ? डी हुआ। दोनों गलत हैं ये। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित विदेशी निम्नलिखित विदेशी यात्रियों में से किसने भारत के हीरो और हीरो की खदानों की विस्तृत रूप से चर्चा की है? तो हम ये प्रश्न जैसे कि डायरेक्ट है कि जैसे फ्रांसवा वार्नियर था, वो हीरो का व्यापारी नहीं था, वो डॉक्टर था। ठीक है, तो ये तो नहीं है। फिलहाल एनसीईआरटी में कक्षा 12 की भाग पार्ट 2 में ये पहले ही चैप्टर में है, यात्रियों के विवरण में फ्रांसवा वार्नियर, तो ये नहीं है। बाकी इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है वी, जय वेस्टा ट्रेवेनियर। ये एक हीरो का व्यापारी था, और मुगल काल के आर्थिक विवरण को काफ़ी अच्छे से इसने कवर किया अपने मतलब अपनी उसमें।
ठीक है, स्टोरी में। तो इसका आंसर क्या है, जय वेपस्टा ट्रिब्यूनियर। इसने मतलब मुगल की इधर गोलकुंडा हर जगह की यात्रा की थी, तो ये हीरो का व्यापारी था, इसने इसका विवरण दिया है। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा कि भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा भावी बुद्ध जो संसार की रक्षा है तो अवतरित होंगे, यानी दोबारा जिनका जन्म होगा, वो कौन से बुद्ध हैं। तो ये बौद्ध धर्म में कई सारी हैं, जैसे अब लोकेश्वर है, मैत्रेय है, पद्म पाणी है। तो इसका आंसर क्या है, मैत्रेय है। पद्म पाणी पर भी प्रश्न बना है ये कि इसकी चित्र अजंता की किस किस गुफा में है। तो इसमें बुद्ध जो है वो अपने हाथ में कमल लिए हुए हैं, पद्म मतलब कमल, और पाणी में हाथ में लिए हुए हैं। तो इसका आंसर मैत्रेय है। ठीक है। और मैत्रेय बुद्ध को एक बोधिसत्व माना जाता है, और जो भविष्य में पृथ्वी पर प्रकट होंगे। ठीक है। तो ये हमको बौद्ध धर्म जैन धर्म पढ़ेंगे तो उसमें बहुत अच्छे से दिया हुआ है। अगला हमारा प्रश्न है कि लॉर्ड वेलेजली द्वारा लागू की गई सहायक संधि व्यवस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन लागू नहीं होता है। ठीक है। तो पहला कह रहा है कि दूसरों के खर्च पर एक बड़ी सेना बनाए रखना, ये सही बात है। ठीक है। दूसरा कह रहा है कि भारत के नेपोलियन खतरे को सुरक्षित रखना, ये भी सही बात है। ठीक है। चौथा कह रहा है भारतीय रियासतों के ऊपर ब्रिटिश सर्वोच्चता को स्थापित करना, ये भी बात सही है। तीसरा देखिए, कंपनी के लिए एक नियत आय का प्रबंधन करना, ऐसा नहीं था। ठीक है। तो ये लॉर्ड वेलेजली ने इस व्यवस्था को 1700, मतलब जो लॉर्ड वेलेजली था वो 1798 से 1805 तक गवर्नर रहा था। तो उसने ये सहायक संधि लागू की, और इस सहायक संधि में सबसे पहले हैदराबाद ने 1798 में इसको एक्सेप्ट किया था। इसे इसके तहत क्या होता था कि जो देसी राज्य थे उनके यहाँ एक रेजिडेंट और अंग्रेजों की सेना रहती थी, जो उनकी विदेश नीति को पूरी तरीके से कंट्रोल करती थी, और वो सेना का खर्च वही राजा उठाता था। तो इसको हम सहायक संधि कहते हैं, और ये लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि है। ठीक है। इसकी शुरुआत सबसे पहले डुप्ले ने की थी, जो एक फ्रांसीसी गवर्नर था, उसने की थी इस संधि का, लेकिन इसका सही से प्रयोग वेलेजली ने किया था। ये देखिए, फिर से अधिनियम से प्रश्न है, हर वर्ष बनता है। तो बार बार कहूँगा, 73, 13, 33, ये 58, इनको बात लगातार पढ़िए। तो ये हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किससे या किन से भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी। तो 1813 का चार्टर एक्ट। ठीक। जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1830, प्राच्यवादी और आंग्लवादी विवाद। तो किससे अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी। तो हमको पता ही है कि 1813 में 1 लाख रुपए की शिक्षा की बात देने के लिए खर्च करने की बात हुई थी। सही है। दूसरा कह रहा है कि जनरल कमेटी ऑफ ये, तो आप इसमें भी देखिए कि ये क्यों गठन किया गया था, क्योंकि विवाद चल रहा था कि अंग्रेज भारत की शिक्षा का माध्यम क्या हो, इंग्लिश हो कि हिंदी हो, तो इसके लिए कमेटी गठित की गई थी। ये भी सही है, और प्राच्य विवाद तो हुआ ही था। तो क्या हुआ था अंत में कि जो मैकाले था उसने क्या कहा था कि भारतीय और यूरोपी की टोटल साहित्य यूरोपीय संस्कृत के एक अलमारी के साहित्य के बराबर है, ऐसा। तो उसका आंसर क्या है, डी है। इन तीनों ने अंग्रेजी शिक्षा में मतलब नींव डाली भारत में अंग्रेजी शिक्षा की। ठीक है। तो ये सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि 1920 में निम्नलिखित में से किसने अपना नाम परिवर्तित कर राज्यसभा रख लिया। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है ऑल इंडिया होम रूल लीग। ठीक है। तो हम जान ही रहे हैं कि होम रूल 1914 में तिलक और एनी बेसेंट ने शुरू किया था, और इन दोनों ने होम रूल लीग के लिए अपने अपने पत्र छापे थे। जैसे तिलक का क्या था, केसरी था और मराठा था, और एनी बेसेंट का न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ। ठीक है। इसके तहत वो इसका प्रचार करती थी। तो स्वराज सभा का 1920 में, मतलब ऑल इंडिया होम रूल लीग का नाम बदल के 1920 में स्वराज सभा हो गया था। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले हुई। तो कह रहे हैं कि पहला विकल्प कि स्वामी दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना की। तो इसकी स्थापना उन्होंने कब की थी, 1875 में। ठीक। दूसरे कह रहे हैं कि दीन बंधु मित्र ने नील दर्पण का लेखन किया। तो इसका लेखन हुआ 1858 से 59 के बीच में। ठीक है। तीसरा विकल्प है कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने आनंद मठ का लेखन किया,
और इन्होंने इसको लिखा है 1882 में। ठीक है। और ये सन्यासी विद्रोह पर आधारित था। और वंदे मातरम जो कि 1875 में लिखा था बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने, इसको भी इसी में शामिल कर लिया गया था। और ये हो सकता है इस बार इस पे प्रश्न बने, क्योंकि अभी संसद में इस पे चर्चा भी हुई थी। और चौथा है कि सत्येंद्रनाथ टैगोर सिविल सेवा परीक्षा पास करने वाले प्रथम भारतीय बने। तो इन्होंने इस परीक्षा को 1864 में पास किया था। तो हम अगर टाइम पीरियड में देखें तो सबसे पहले क्या हुआ, नील दर्पण की लेखन हुआ, यानी बी ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है, तो ये है। अगला प्रश्न है कि भारत में औपनिवेशिक शासन के दौरान शैक्षणिक संस्थाओं के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो पहला कह रहा है कि बनारस का संस्कृत कॉलेज की स्थापना विलियम जोन्स ने की। दूसरा कह रहा है कलकत्ता मदरसा वारेन हेस्टिंग। तीसरा कह रहा है फोर्ट विलियम कॉलेज आर्थर वेलीजली। उपयुक्त युग्मों में से कौन सा या से सही सुमेलित हैं? ठीक है, तो हम जान ही रहे हैं कि, एक सेकेंड रुकिए, एक सेकेंड। हाँ, तो बनारस का संस्कृत कॉलेज विलियम जोन्स, कलकत्ता का मदरसा तो कलकत्ता का जो संस्कृत कॉलेज है इसकी स्थापना जोनाथन डंकन ने की थी, ना कि विलियम जोन्स ने। कब की थी? 1791 को। ठीक है। और कलकत्ता, और ये दूसरा वाला हमारा कलकत्ता मदरसा वारेन हेस्टिंग, ये तो सही है। तीसरा फोर्ट विलियम कॉलेज, तो ये हम बार बार पढ़ते आ रहे हैं कि इसकी स्थापना किसने की थी? लॉर्ड वेलेजली ने की थी। और कब की थी? 1800 में की थी। कब की थी? 1800 में की थी। और 1802 में ये बंद भी हो गया था। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हुआ? बी हुआ। क्योंकि बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना किसने की थी? जोनाथन डंकन ने की थी, ना कि विलियम जॉन्स ने की थी। ये गलत। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की थी? लॉर्ड वेलेजली ने की, ये गलत। हमको अगर यही पता होता ना कि वेलेजली ने की, तो हम इन दो ऑप्शन को काट देते, तो हम अपने उत्तर के काफ़ी नज़दीक पहुंच जाते कि या तो ये सही है या तो बी सही है। मान लीजिए हमको नहीं भी पता होता तो सही होने की संभावना तो बढ़ ही जाती ना प्रश्न की। तो हमको एलिमिनेशन ट्रिक का प्रयोग करना है। ठीक है, चलिए, धन्यवाद। वीडियो में बने रहे इसके लिए। और भाई चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। ठीक है, धन्यवाद।